सभी प्यारे साथियों नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एक और महत्वपूर्ण शारीरिक शिक्षा का सेशन। और आज की क्लास में हम लगभग 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं और ये 50 प्रश्न आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन से संबंधित रहेंगे। साथ ही यहाँ पर हम चर्चा करेंगे सेल या फिर कोशिका की और बात करेंगे टिश्यू या फिर उत्तक की। तो हम कह सकते हैं कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जो शुरुआत के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको हम डिटेल के अंदर देखने वाले हैं। वहां पर कैसे बारीक क्वेश्चन या फिर बहुत डिटेल के क्वेश्चन, बहुत गहराई के प्रश्न वहां से पूछे जा सकते हैं, उन सब के बारे में चर्चा हम आज की क्लास में करने वाले हैं। 50 प्रश्नों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं और एक एक प्रश्न जो है वो आपको निश्चित रूप से कोई नई जानकारी देकर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, मानव शरीर में होम्योस्टेटिस समस्थापन बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रमुख घटकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा माप सामान्य सीमा के भीतर माना जाता है? अब यहां पर एक बात तो देखिए कि होम्योस्टेटिस क्या चीज है। अब हो सकता है कि आप इस शब्द को पहली बार देख रहे हो या फिर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, जब आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो एनाटॉमी केवल संरचना का अध्ययन है, फिजियोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो फिजियोलॉजी के अंदर अध्ययन करते हैं कि शरीर जो है या फिर व्यक्ति जो है वो जीवित कैसे है। जीवित रहने के अंदर ये पढ़ा जाता है कि आपका आंतरिक वातावरण जो शरीर का है वो कैसे स्थापित होता है। आंतरिक वातावरण के अंदर विभिन्न चीजें हो सकती है। शरीर का तापमान हो सकता है, रक्त का पीएच मान हो सकता है, इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपका ब्लड शुगर लेवल हो सकता है। तमाम चीजें जो भीतर की हैं कि शरीर के अंदर कैसे काम किया जा रहा है या फिर शरीर के अंदर का जो वातावरण है उसको सम कैसे रखा जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेटिस कहते हैं। शरीर के होम्योस्टेटिस, मानव शरीर के होम्योस्टेटिस बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रमुख घटकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा माप सामान्य शरीर के भीतर माना जाता है? अब आप कह दो कि भाई ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि जो पिछली पीटीआई भर्ती हुई उसके अंदर शरीर का सामान्य तापमान पूछा गया है। वो सामान्य तापमान कहाँ से आया? होम्योस्टेटिस से पूछा गया है। तो जब आप फिजियोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो आप होम्योस्टेटिस को प्रभावित करने वाले घटकों के बारे में निश्चित रूप से अध्ययन करेंगे। चलिए भाई, अब हम ऑप्शंस के ऊपर आते हैं कि शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री सेल्सियस, रक्त का पीएच मान 7 डिग्री सेल्सियस, रक्तचाप 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, रक्त का पीएच 6.85। हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन सामान्य सीमा के भीतर माना जाएगा, कि कौन इनमें से ठीक बात बोल रहा है। अगर बात करें शरीर का तापमान तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा, सेल्सियस नहीं रहेगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। रक्त का पीएच मान जो है ये 7 ना रहकर 6.35 से 6.45 के बीच में रहेगा। दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। रक्तचाप के संबंध में ये बात ठीक है कि हमारा सिस्टोलिक रक्तदाब 120 और डायस्टोलिक जो है 80 रहेगा, यानी कि 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, एमएमएचजी, ये हमारा सामान्य रक्तदाब रहेगा या फिर सामान्य ब्लड प्रेशर हमारा रहेगा। रक्त का पीएच कितना रहेगा? रक्त का पीएच 6.85। रक्त का पीएच तो यहाँ यहाँ हमने सही एक यूनिट रख दी है कि 6.35 से लेकर 6.45 तक आपका पीएच रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ठीक उत्तर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, जैविक संगठन के स्तरों का सही क्रम चुनें जो सबसे सरल से सबसे जटिल की ओर हो और उस स्तर को पहचाने जो जीवन की पहली इकाई का प्रतिनिधित्व करता है। अब यहां पर हमारे पास जो ऑप्शन है, एटम, मॉलिक्यूल, ऊतक, कोशिका, अंग। दूसरे ऑप्शन में मॉलिक्यूल, एटम, अंगक, कोशिका और ऊतक, एटम, मॉलिक्यूल, अंगक, कोशिका, ऊतक, या फिर कोशिका, ऊतक, अंग, अंगक, अंग तंत्र या फिर अणु, कि शरीर बना कैसे है। तो सबसे पहले क्या बना? एटम आया। एटम से क्या बना? मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन नाइट्रोजन बने। उसके बाद क्या बना? सबसे पहले क्या आया कि छोटे छोटे एटम आए। हम कह सकते हैं हाइड्रोजन आया, कार्बन आया। उनसे क्या बना? ऑक्सीजन बना। नाइट्रोजन उससे क्या बना? ऑक्सीजन बनाया। फिर H2O बना, अन्य चीजें बनी। उनसे मिलकर क्या बना? अंगक बना। अंगक का मतलब क्या हो गया? ऑर्गेनल्स बने। जैसे आप कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया बना, जैसे आप कह सकते हैं लाइसोसोम बना। ये अंगक बने। इन अंगक से क्या बना? कोशिका बनी। विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर क्या बना? ऊतक बना। ऊतक से मिलकर क्या बना? अंग बना। अंग से मिलकर अंग तंत्र बना। विभिन्न अंग तंत्र, विभिन्न सिस्टम से मिलकर क्या बना? मानव शरीर बना। तो हमारा जो निर्माण है या फिर ये जो कड़ी है पूरी की पूरी किस तरह से रहेगी, ये भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एनाटॉमिकल शब्दावली का उपयोग करते हुए कंधे के जोड़, कंधे के जोड़ उत्पत्ति जहां से हो रही है या फिर
आपके बांह की या फिर आपके आम की जो उत्पत्ति है कंधे के जोड़ से हो रही है, के संबंध में कोहनी और कलाई की स्थिति का सबसे सटीक वर्णन कौन सा हो सकता है? कोहनी कलाई के लिए डिस्टल है और कंधे के लिए प्रोक्सिमल है। कोहनी कलाई के लिए प्रोक्सिमल है और कंधे के लिए डिस्टल है। कोहनी और कलाई दोनों कंधे के लिए प्रोक्सिमल है। कोहनी कंधे के लिए वेंट्रल है और कलाई कोहनी के लिए डोर्सल है। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो बात हम किसकी कर रहे हैं? यहाँ पर हम शब्दावलियों की बात कर रहे हैं जो एनाटॉमी के अंदर उपयोग की जाती हैं। शरीर के विभिन्न भागों को दर्शाने के लिए, जैसे आप बात करें आप तो मध्य रेखा जो शरीर के बीच का भाग है, एक इमेजिनरी लाइन जहां से शरीर को दो भाग में बांटा जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? मीडियल कहेंगे। मीडियल से बाहर की जो चीजें उनको लेटरल कहेंगे। सामने का भाग एंटीरियर, पीछे का भाग पोस्टीरियर या फिर वेंट्रल और डोर्सल कहेंगे। हाथ के लिए जब बात होगी तो ये भाग हाथ का जो है पाल्मर कहा जाएगा और इसको क्या कहेंगे? डोर्सल कहेंगे। हालांकि सामने का जो भाग है उसको हम एंटीरियर कहेंगे और वैसे पोस्टीरियर कहेंगे, लेकिन हाथों के लिए हम बात क्या करेंगे? इस भाग को पाल्मर कहेंगे और इस भाग को डोर्सल कहेंगे। आप डोर्सिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, आप पैरों के अंदर डोर्सिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। डोर्सिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि आप पैर को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। प्लांटर फ्लेक्शन पैर को नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। तो डोर्सिफ्लेक्शन, डोर्सी भाग जो उसको फ्लेक्स किया जा रहा है, डोर्सी भाग को फ्लेक्स किया जा रहा है। अन्य बात देखिए, इसी तरह से सुपीरियर और इंफीरियर पढ़ते हैं आप, क्रेनियल पढ़ते हैं या फिर आप कोडल पढ़ते हैं। तो ये शब्दावलियां हैं जो आपको एनाटॉमी के अंदर एक शरीर को परिभाषित करने के लिए, शरीर की विभिन्न आकृतियों को शरीर किस स्थिति के अंदर है वो बताने के लिए आपको इन शब्दावलियों का ज्ञान होना चाहिए। तो यहां पर हम कोहनी और कलाई के संबंध में बात कर रहे हैं और हम देख कहां से रहे हैं? कंधे के जोड़ से चीज को देख रहे हैं। तो कोहनी जो है ना वो कलाई के लिए तो क्या है? प्रोक्सिमल, और कंधे के लिए क्या रहेगी? डिस्टल रहेगी। यानी कि हम बात करें आपकी कोहनी कंधे के जोड़ से देखें तो कंधे के जोड़ से कोहनी जो है ये तो क्या है? कंधे के लिए प्रोक्सिमल है। या फिर इस भाग से साथ कंपेयर करें तो ये भाग क्या रहेगा? प्रोक्सिमल रहेगा, नजदीक रहेगा कंधे के लिए। लेकिन अगर कंधे के लिए बात करें तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टल हो जाएगा। अगर इस भाग के लिए बात करें तो ये थोड़ा दूर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इनको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या होगा? बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? या फिर अंग्रेजी के अंदर बात करें तो इसको संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल और क्रियात्मक, फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इसको क्यों कहा जाता है? या फिर इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है कि शरीर या फिर जीवन की आधारभूत इकाई भी किसको कहा जाता है? कोशिका को कहा जाता है। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है क्यों कहा जाता है? ये तो इन्होंने बता दिया कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है? इसका सबसे अच्छा स्पष्टीकरण क्या है? क्योंकि यह शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला अणु है और सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्योंकि यह केवल प्रोटीन का उत्पादन करती है जो शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। क्योंकि यह शरीर की सबसे छोटी इकाई है, चाहे वह जीवित हो या निर्जीव। क्योंकि शरीर की पूरी संरचना कोशिकाओं से बनी है और शरीर के सभी कार्य अंततः कोशिका के स्तर पर होते हैं। तो डी ऑप्शन हमारे लिए बिल्कुल ठीक है कि हम अगर बात करें आपकी हृदय की, कैसे बना हुआ है? हृदय पेशी से बना हुआ है। पेशी कैसे बनी? उत्तक से। पेशी क्या है? उत्तक है एक। और उत्तक कैसे बना? आपकी कोशिका से बना। कि शरीर का एक एक भाग जो है ना वो कोशिका है। तो शरीर जो कार्य कर रहा है वो कोशिकाएं कार्य कर रही हैं इकट्ठा होकर समूह के अंदर। ये कैसे परिभाषित करेंगे? कोशिका है, कोशिकाओं का समूह उत्तक बना, उत्तक का समूह अंग बना, अंग का समूह अंग तंत्र बना, अंग तंत्र जो है कई विभिन्न अंग तंत्र को मिलकर क्या बना? शरीर बना। तो अंततः अगर काट काट कर देखेंगे तो हम पाएंगे कि शरीर के अंदर जो कार्य कर रहा है, शरीर की जो आकृति आप देख रहे हैं वो किसकी वजह से है? कोशिका की वजह से है। और जो कार्य कर रहा है शरीर वो किसकी वजह से कर रहा है? कोशिका की वजह से कर रहा है। तो डी ऑप्शन यहां पर क्या रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं का संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हम यहां पर फील्ड पढ़ रहे हैं, एक फिजियोलॉजी को पढ़ रहे हैं और एक एनाटॉमी को पढ़ रहे हैं। फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के क्षेत्र में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है उनके संबंध में यह प्रश्न है। एंड्रियास वेस्लियास को आधुनिक वैज्ञानिक फिजियोलॉजी का जनक कहा जाता है। यहां पर सही कथन हम देख रहे हैं कि कौन सी बात यहां पर ठीक है। विलियम हार्वे को एनाटॉमी का जनक माना जाता है। क्लाउड बर्नार्ड को महानतम फिजियोलॉजिस्ट में से एक माना जाता है। अगस्त क्रोक को वर्क फिजियोलॉजी का जनक माना जाता है जो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र है। अब एक एक बात को यहां पर देखते हैं हम। एंड्रियास वेसिलियास जो है इनको जनक माना जाता है, लेकिन किसका जनक? एनाटॉमी का। इनको जनक माना जाएगा लेकिन किसका जनक? एनाटॉमी का माना जाएगा। विलियम हार्वे को जनक माना जाएगा लेकिन किसका? आधुनिक वैज्ञानिक फिजियोलॉजी का जनक माना जाएगा। तीसरी बात, क्लाउडे बर्नार्ड की बात बिल्कुल ठीक है। इनको महानतम फिजियोलॉजिस्ट माना जाता है कि जिन्होंने बहुत बेहतरीन कार्य फिजियोलॉजी के क्षेत्र के अंदर किया है। अगस्त क्रोक को वर्क फिजियोलॉजी
का जनक माना जाता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगला स्टेटमेंट गलत गलत कर दिया यहाँ पर कि जो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र है, ये बात ठीक नहीं है। हम जानते हैं कि वर्क फिजियोलॉजी को ही पूर्व के अंदर एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के रूप में जाना जाता था। तो ये आपका क्वेश्चन है कि जहां पर जनक पढ़े आपने, 3 जनक यहां पर पढ़े और कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के नाम आपने पढ़े, जहां पर सी ऑप्शन जो रहेगा बिल्कुल एकदम ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूं। सेल शब्द, सेल शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द सेल्यूला से हुई है। कि सेल शब्द जो है वो कौन सी भाषा से आया? सेल्यूला से आया। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कहां से आए? ये दोनों के दोनों शब्द आए यूनानी भाषा से, ग्रीक भाषा से आए। अब हम अगली बात कि इसका अर्थ क्या है? यह कोशिका के जटिल आंतरिक कामकाज को दर्शाता है। यह एक पेड़ की छाल में मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना की उपस्थिति को संदर्भित करता है, जो छोटे कमरों की तरह दिखते थे। यह दर्शाता है कि कोशिकाएं केवल पौधों में पाई जाती हैं। यह ग्रीक भाषा में जीवन की इकाई का अनुवाद है। कौन सी बात यहां पर ठीक है कि सेल शब्द का अर्थ क्या है? कि एक ऐसा कमरा, एक छोटा कमरा, मधुमक्खी के छत्ते की भांति जो नजर आ रहा है, एक छोटा कमरा, जब पूर्व के अंदर या फिर पहले समय के अंदर जब सेल को डिस्कवर किया गया तो उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने जब डिस्कवर किया तो उन्होंने एक सेल या फिर एक छोटे कमरे की भांति आकृति को देखा जो मधुमक्खी के छत्ते के समान आपको दिखाई दे रही थी। तो सेल शब्द वहां से आया है। और ये कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, ये भी ध्यान रखना। एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों यूनानी भाषा के शब्द रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर के संदर्भ में सबसे लंबी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी कोशिकाओं का सही संयोजन कौन सा है? मानव शरीर के अंदर कार्य के अनुसार या फिर अलग-अलग आकृति के हिसाब से 200 से ज़्यादा कोशिकाएँ पाई जाएँगी। तो हमारे शरीर के अंदर खूब सारी कोशिकाएँ हैं। कोई कोशिका सबसे लंबी रहेगी, कोई कोशिका सबसे बड़ी रहेगी, कोई कोशिका सबसे छोटी रहेगी। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं ना, वो केवल मानव की कर रहे हैं। यहाँ पर हम अन्य जानवरों की बात नहीं कर रहे हैं। तो मानव शरीर के संदर्भ में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और सबसे लंबी कोशिका कौन-सी होगी, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका यहाँ पर कौन-सी होगी? सबसे लंबी कोशिका के अंदर तंत्रिका कोशिका, सबसे बड़ी शुक्राणु, सबसे छोटी डिम्ब, या फिर सबसे लंबी कोशिका के अंदर मांसपेशी कोशिका, सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका, सबसे छोटी कोशिका लाल रक्त कोशिका। सबसे लंबी कोशिका साइटिक नर्व, सबसे बड़ी कोशिका शुक्राणु, सबसे छोटी कोशिका प्लेटलेट्स। सबसे लंबी कोशिका साइटिक नर्व, सबसे बड़ी कोशिका डिम्ब, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। तो हम यहाँ पर डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। सबसे लंबी कोशिका साइटिक नर्व है, जो एक तरह की तंत्रिका कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका डिम्ब या फिर ओव्यूम है, फीमेल एग को हम क्या कहेंगे? डिम्ब कहेंगे या फिर ओव्यूम कहेंगे। और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में 200 से अधिक विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं क्यों होती है? कि मैंने अभी बोला कि 200 से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मानव शरीर के अंदर पाई जा रही हैं, लेकिन क्यों पाई जा रही है इतनी सारी कोशिकाएं? क्योंकि सभी कोशिकाएं एक ही मूल संरचना साझा करती हैं, क्योंकि शरीर के विभिन्न भागों को अलग अलग विशिष्ट कार्य करने के की आवश्यकता होती है, जिसके लिए अलग अलग संरचना वाली कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं जिससे नई कोशिका बनती है, क्योंकि शरीर का अधिकांश भाग पानी से बना है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। तो कौन सी बात यहां पर बिल्कुल ठीक रहेगी, बिल्कुल सटीक रहेगी? बी ऑप्शन की शरीर के अंदर बहुत सारे काम करने हैं। जैसे आप तंत्रिका तंत्र को देखो तो इसका काम बिल्कुल अलग है। सूचनाओं को लेके आना, उनके ऊपर कार्य करना, फिर सूचनाओं को वापस भेजना। मांसपेशी तंत्र जो है या फिर मांसपेशियां जो है वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम करेगी। हड्डियां जो है वो अलग तरह का काम करेगी, वहां पर वो मिनरल्स को रखेंगी, वो गति करने में आपको सहयोग करेंगी, वो थोड़ी मजबूत होंगी ताकि भार को झेला जा सके, आकृति बनाई जा सके। इसी तरह से अगर आप बात करें आपके शरीर के अंदर उत्सर्जन अंदर किडनी की कोशिकाओं की, तो वो छानने का काम करेंगे। तो सबको अलग अलग कार्य दे रखा है। क्योंकि इनका कार्य अलग अलग है तो जाहिर सी बात है कि इनकी संरचना भी अलग होगी, या फिर इनकी संरचना अलग होगी, इनका कार्य अलग होगा। तो उस हिसाब से शरीर के अंदर खूब सारे काम है, तो उन कार्यों के हिसाब से अलग अलग विशिष्टता के हिसाब से इनको अलग अलग बनाया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि 200 से अधिक विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं शरीर में इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि हमें विभिन्न कार्य शरीर के अंदर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एनाटॉमी के अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एनाटॉमी के अध्ययन कि एनाटॉमी का अध्ययन जो है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह किसी अंग के वजन और रंग की विश्लेषण विश्लेषण करता है। यह अध्ययन करता है कि एक अंग दूसरे अंग से कैसे संबंध में कहाँ स्थित है। यह मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि कोई अंग अपना कार्य कैसे करता है। यह किसी अंग की कोशिकीय बनावट कंपोजिशन का ज्ञान प्रदान करता है। तो हम एनाटॉमी में एक्चुअल में पढ़ क्या रहे हैं वो बात यहाँ पर पूछी जा रही है कि हम एनाटॉमी में क्या चीज पढ़ेंगे, उस चीज के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना है भाई क्या बात यहाँ पर।
पहली बात तो ये कि अंग के वजन और रंग की विश्लेषण करता है कि कोई अंग जो है वो किस तरह का है, उसकी बनावट किस तरह की है, उसकी आकृति किस तरह की है, उसका भार कैसा है, उसका रंग कैसा है। जब हम हृदय के बारे में या फिर जब आप इमेजिन कीजिए कि हम लीवर के बारे में पढ़ते हैं, तो लीवर के बारे में हम बात करते हैं कि लीवर जो है वो गहरे भूरे रंग का होता है, उसका वजन जो है वो 1.5 किलो का होता है। तो वजन के बारे में बात कर रहे हैं, उसके रंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके रंग के बारे में बात करना, उसके वजन के बारे में बात करना, ये क्या दर्शा रहा है कि हम उसकी एनाटॉमी का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये ठीक बात है कि एनाटॉमी के अंदर इस बात का अध्ययन किया जाएगा। यह अध्ययन करता है कि एक अंग दूसरे अंग से संबंध में कहाँ स्थित है। हम जब एनाटॉमी का अध्ययन करेंगे ना, तो उसमें हम लोकेशन की बात भी करें। क्यों लोकेशन की बात करेंगे? क्योंकि लोकेशन हमें बताएगा कि वो अंग कार्य क्या कर रहा है। जब हम हृदय का अध्ययन करेंगे, तो साथ में ये बताएगा कि फेफड़ों के साथ या फिर मध्य स्थिति के अनुसार वो कहाँ पर स्थित है। हम बात करेंगे जब हृदय की, तो बात करेंगे ये मध्य रेखा के से थोड़ा-सा बाईं तरफ, थोड़ा-सा लेफ्ट की तरफ स्थित है, या फिर दोनों फेफड़ों के बीच मीडियास्टिनम नाम से जो जगह है वहाँ पर ये स्थित रहेगा, थोड़ा एंटीरियर भाग की तरफ रहेगा। उसकी लोकेशन हमें बता देगी कि वो कार्य क्या करेगा या फिर किस तरह का वो कार्य करेगा। अगर जिसके नज़दीक वो रहेगा, वैसा उसका कार्य रहेगा। अब क्योंकि लीवर और अमाशय, पैनक्रियाज़ ये नज़दीक-नज़दीक रहते हैं, तो ये बता देते हैं हमें कि हम किसके संबंध में काम कर रहे हैं, पाचन के संबंध में कार्य कर रहे हैं मिलकर। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये लोकेशन के बारे में, स्थित कहाँ पर है, लोकेशन के बारे में भी एनाटॉमी में अध्ययन किया जाएगा। तीसरी बात, यह मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कोई अंग कार्य कैसे करता है। ये बात यहाँ पर अध्ययन नहीं होगी। कार्य कैसे करता है, ये हम फिजियोलॉजी के अंदर करेंगे। एनाटॉमी के अंदर केवल वो अंग जो है वो कैसा दिखाई देता है, उसका भार कितना है, उसकी आकृति कितनी है, वो कहाँ पर स्थित है, उसकी बनावट कैसी है, इन सब बारे में बात करेंगे। लेकिन वो कार्य कैसे कर रहा है, इसका अध्ययन हम यहाँ पर नहीं करेंगे। यह किसी अंग की कोशिकीय बनावट, कंपोजिशन का ज्ञान प्रदान करता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास 1, 2 और 4 ऑप्शन क्या रहेंगे? बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एनाटॉमी के दायरे से बाहर है? कि कौन सा प्रश्न एनाटॉमी के अंदर नहीं पूछा जाएगा, या फिर कौन से प्रश्न का अध्ययन हम एनाटॉमी के संबंध में नहीं करेंगे? हृदय की आकृति कैसी होती है और उसमें कितने कक्ष होते हैं? फेफड़े वक्ष गुहा में कहाँ स्थित होते हैं? व्यायाम के दौरान हृदय गति क्यों बढ़ जाती है? मस्तिष्क मुख्य रूप से किस प्रकार की कोशिका से बना है? यहां पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम आकृति की बात कर रहे हैं, शेप की बात कर रहे हैं, या फिर हम यहाँ पर उसकी विशेषता की बात कर रहे हैं कि उसकी बनावट कैसी है, कितने चैम्बर है उसके अंदर। तो ये एनाटॉमी का भाग रहेगा। कहाँ स्थित है, लोकेशन की बात कर रहे हैं, ये भी एनाटॉमी का भाग रहेगा। मस्तिष्क मुख्य रूप से किस पेशी या फिर किस कोशिका से बना होता है, किस कोशिका से बना, यानी कंपोजिशन कैसी है, बनावट कैसी है। लेकिन क्यों बढ़ जाती है, कार्य कैसे करता है, इस चीज का अध्ययन कहां पर नहीं किया जाएगा? एनाटॉमी में नहीं किया जाएगा। तो सी ऑप्शन यहां पर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एनाटॉमी शब्द की व्युत्पत्ति इसके अध्ययन की प्रारंभिक पद्धति के बारे में क्या बताती है? ये एनाटॉमी शब्द यूनानी भाषा का एक शब्द है, और एनाटॉमी का अर्थ क्या है? अब अर्थ हमें पता लग जाएगा तो हम ये बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या अध्ययन किया गया होगा, या फिर क्या इसमें ऐतिहासिक डेवलपमेंट हुए होंगे। यह आंतरिक संरचनाओं को समझने के लिए विच्छेदन या फिर काटने पर आधारित था। यह शरीर की बाहरी सुंदरता का अध्ययन है, या केवल जीवित प्राणियों का के कार्य का अध्ययन है, या यूनानी पौराणिक कथाओं से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल ठीक रहेगा कि आंतरिक संरचनाओं को लोगों ने जानना चाहा, और जानने के लिए उन्होंने क्या किया, कभी उनको कोई डेड बॉडी मिल जाए तो उसको काटा करते थे, काट कर उसके अंदर वो अध्ययन किया करते थे। तो एनाटॉमी शब्द है ना, उसका अर्थ ही क्या? टू कट अप, या फिर काटना, कि आप काट कर क्या करेंगे? आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करेंगे, और यूनानी भाषा का ये शब्द रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ता हूं। फिजियोलॉजी, होम्योस्टेटिस और मेटाबॉलिज्म के बीच क्या संबंध है? 3 शब्द यहां पर आ रहे हैं। एक शब्द आ रहा है फिजियोलॉजी, एक आ रहा है होम्योस्टेटिस, और एक आ रहा है मेटाबॉलिज्म। तीनों के बीच में संबंध क्या है? होम्योस्टेटिस और मेटाबॉलिज्म दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जिनका फिजियोलॉजी से कोई संबंध नहीं है। मेटाबॉलिज्म होम्योस्टेटिस को नियंत्रित करता है, लेकिन फिजियोलॉजी एक स्वतंत्र क्षेत्र है। होम्योस्टेटिस केवल शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, जबकि मेटाबॉलिज्म केवल ऊर्जा उत्पादन को नियंत्रित करता है। फिजियोलॉजी जीवन को बनाए रखने का अध्ययन है, और होम्योस्टेटिस तथा मेटाबॉलिज्म इसे प्राप्त करने के लिए शरीर द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। तो डी ऑप्शन आपको यहां पर ठीक अनुभव हो रहा होगा, या फिर ठीक जो है वो लग रहा होगा। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी फिजिसिस और लॉजी से बना हुआ है, जिसके अंदर लॉजी का मतलब तो अध्ययन हो जाएगा, और फिजिसिस का मतलब जीवन की प्रकृति, कि जीवन चल कैसे रहा है, या शरीर कार्य कैसे कर रहा है, शरीर के विभिन्न भाग कार्य कैसे कर रहे हैं। अब ये कार्य कैसे कर रहे हैं, या फिर शरीर जो है ऊर्जा का उत्पादन कैसे कर रहा है, शरीर कार्य कैसे कर रहा है,
इनके अंदर हम किसको बताएंगे या फिर इनका जब अध्ययन करेंगे ना, तो हम अध्ययन किसका, होम्योस्टेटिस का अध्ययन करेंगे और साथ में अध्ययन करेंगे मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कैसे हम ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, कैसे हम उसको तोड़कर उससे ऊर्जा लेंगे, या कैसे ऊर्जा बनाएंगे, कैसे हम ऊर्जा के रूप में उसको उपयोग करेंगे। और होम्योस्टेटिस का मतलब है कि शरीर का आंतरिक जो वातावरण है, विभिन्न जो घटक है, उनको हम कैसे मेंटेन करके रखेंगे। तो डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 13, बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाकर होम्योस्टेटिक संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया में शरीर का पहला कदम क्या है? मस्तिष्क तुरंत हार्मोन जारी करके आदेश देता है, शरीर की मांसपेशियां स्वचालित रूप से सिकुड़ जाती हैं, पूरे शरीर में मौजूद रिसेप्टर संवेदक परिवर्तन का पता लगाते हैं और मस्तिष्क को सूचना भेजते हैं, प्रभावित क्षेत्र में रक्त प्रवाह तुरंत बढ़ जाता है। होम्योस्टेटिस तीन रूप में काम करता है। तीन रूप में काम क्या है कि एक सूचना आएगी बाहर से, एक बाहर से सूचना आएगी कि हम क्या देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, बाहर का तापमान कैसा हो गया, शरीर गर्मी महसूस कर रहा है नहीं कर रहा। शरीर के ऊपर विभिन्न रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, वो रिसेप्टर्स सूचना को लेकर पहुंचे कहां पर, दिमाग में। दिमाग में आएंगे, दिमाग में फिर निर्णय लिया जाएगा, निर्णय लेने के बाद कोई एक एक्शन जारी किया जाएगा। तो तीन ये कदम रहेंगे। तीन कदम के अंदर कि निर्णय लेने लेने के लिए और उसके अगेंस्ट कोई रिएक्शन करने से पहले हमें उसके बारे में सूचना चाहिए होगी। तो पहला कदम यहां पर क्या होगा, हमेशा सूचना का होगा कि रिसेप्टर्स जो है, संवेदक जो है, वो परिवर्तन का पता लगाते हैं और मस्तिष्क को सूचना भेजते हैं। तो पहले सूचना आएगी मस्तिष्क के पास, उसके बाद उसका रिएक्शन जो है वो किया जाएगा। तो सबसे पहले रिसेप्टर्स परिवर्तन का पता लगाते हैं और मस्तिष्क को सूचना भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नियमित रूप से लंबी दूरी की दौड़, एंड्योरेंस एक्सरसाइज जैसे व्यायाम करने से शरीर पर पड़ने वाले दीर्घकालीन प्रभावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि एक लंबे समय के अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर कौन कौन से प्रभाव एंड्योरेंस एक्सरसाइज के शरीर के ऊपर पड़ेंगे। यह केवल शरीर की संरचना, एनोटॉमी को प्रभावित करता है, लेकिन कार्य फिजियोलॉजी पर कोई प्रभाव नहीं डालता। यह संरचनात्मक परिवर्तन और कार्यात्मक प्रभाव डालता है। यह केवल शरीर के कार्यों, फिजियोलॉजी को बेहतर बनाता है, लेकिन शरीर की संरचना, एनाटॉमी पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं लाता, स्थायी परिवर्तन नहीं लाता। व्यायाम के प्रभाव केवल अल्पकालीन होते हैं और शरीर में कोई दीर्घकालीन संरचनात्मक का कार्यात्मक अनुकूलन नहीं होता है। सही उत्तर यहां पर क्या होगा, बी ऑप्शन। यह संरचनात्मक की संरचना के अंदर परिवर्तन, स्ट्रक्चर के अंदर परिवर्तन होगा, स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होगा, लगातार हम दौड़ रहे हैं तो, लगातार हम व्यायाम कर रहे हैं तो। और साथ में परिवर्तन कहां पर, फंक्शन के अंदर भी परिवर्तन होगा। हम कैसे कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों के अंदर परिवर्तन या फिर चेंज आपको देखने को मिलेंगे। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति लगातार दौड़ रहा है, कि रोज 5 किलोमीटर दौड़ता है, तो रोज 5 किलोमीटर दौड़ने से उसका बॉडी कंपोजिशन, उसके शरीर के अंदर वसा का प्रतिशत बदल जाएगा और दिखने के अंदर उसका भार कम हो जाएगा। तो दिखने के अंदर स्ट्रक्चर जो है, उसकी मांसपेशियां थोड़ी बलिष्ठ हो जाएंगी या फिर मांसपेशियां जो है वो मस्कुलर हो जाएंगी थोड़ी। तो मांसपेशियों के अंदर, शरीर के अंदर जो चेंज आएंगे उनको हम स्ट्रक्चरल चेंज कहेंगे, संरचनात्मक बदलाव कहेंगे। दूसरा, लगातार दौड़ने से उसके फेफड़ों का आयतन बढ़ जाएगा, तो फेफड़ों की कार्य क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी। मांसपेशियों के अंदर ग्लाइकोजन का भंडार बढ़ जाएगा, मांसपेशियों के अंदर रक्त प्रवाह बढ़ जाएगा, मांसपेशियों के अंदर आप कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाएगी, मसल फाइबर और लचीले हो जाएंगे। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों ही बदलाव आएंगे। और ये जो बदलाव आ रहे हैं ना, इनको हम किसके अधीन अध्ययन करेंगे, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अधीन अध्ययन करेंगे। एनाटॉमी में हमने क्या पढ़ा, संरचना का अध्ययन पढ़ा, फिजियोलॉजी में कार्य कैसे हो रहा है इसका अध्ययन किया, और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में हम अध्ययन करेंगे कि जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है, इन दोनों के ऊपर जब व्यायाम करेंगे तो उसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, ये हम कहां पर पढ़ेंगे, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ता हूं। यकृत लीवर की कोशिकाओं में विषाक्त पदार्थों और दवाओं को हानि रहित डिटॉक्स करने में कौन सा कोशिका अंगक मुख्य भूमिका निभाता है? कि कौन सा ऑर्गेनल जो है मुख्य भूमिका निभाता है लीवर को डिटॉक्स करने में? खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइजोसोम या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या डिटॉक्स करने का काम, लीवर को डिटॉक्स करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? चलिए भाई बताइए किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, लाइजोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि यह गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कोशिका को कैसे नष्ट करता है? अब देखिए आजकल क्वेश्चन का पैटर्न क्या है कि जो चीज आप जानते हैं ना, आप रट्टा मार रहे हैं, लगातार रट्टा मार रहे हैं कि लाइजोसोम क्या है, आत्महत्या की थैली है, सुसाइडल बैग है, सुसाइडल बैग है। वो जानकारी एग्जामिनर खुद बता देगा आपको
जो आप पढ़ के आए वो मैं बता रहा हूँ, कारण बताओ मुझे इसके पीछे। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपके पास क्यों का उत्तर होना चाहिए, फैक्ट नहीं होना चाहिए केवल। अगर केवल फैक्ट है तो वो आपको उसी जगह पर धराशायी कर देगा, फैक्ट वो खुद बता देगा आपको। उसके पीछे कारण पूछेगा आपसे, तो कारण आपको पता होना चाहिए कि आत्महत्या की थैली इसे क्यों कहा जाता है और नष्ट कैसे करेगा। यह कोशिका के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति बंद कर देगा कि उनको पोषक तत्व नहीं जाने देगा, या फिर यह अपने पाचक एंजाइम को साइटोप्लाज्म में छोड़ देता है जो पूरी कोशिका को पचा लेते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा उत्पादन में रोक देता है। यह कोशिका झिल्ली को तोड़कर बाहरी वातावरण के संपर्क में ला देता है। तो कैसे हम कहेंगे कि लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है? तो आत्महत्या की थैली हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोशिका का पाचन तंत्र है और साथ में रिपेयरिंग का काम भी करता है थोड़ा बहुत। लेकिन जब कोशिका के कुछ भाग या कोशिका के अंदर क्षतिग्रस्ती होती है और लगता है कि अब इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता या फिर ये बियॉन्ड रिपेयर है, इतना नुकसान है, तो ये क्या करेगा, अपने पाचक एंजाइम को साइटोप्लाज्म में छोड़ेगा या फिर जो द्रव्य है उसके अंदर छोड़ेगा, और जो अन्य अंगक है उनको क्या करेगा, उनको उनका भक्षी बन जाएगा, उनको खा लेगा, ये उनको पचा लेगा। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली या फिर सुसाइडल बैग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, कोशिका की तरल घटकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोशिका के तरल घटकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साइटोसोल कोशिका झिल्ली के भीतर जेली जैसा पदार्थ है। हम जानते हैं कि ये जो कोशिका है आपकी, कोशिका के अंदर ये अगर मान लीजिए कि आपका न्यूक्लियस है और ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो हम बात कर रहे थे कि साइटोसोल, अब हम बात कर रहे थे कि सेल मेम्ब्रेन है, मान लीजिए ये कोशिका है और ये सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहरी भाग जो है वो तो क्या बनेगा, न्यूक्लियस बनेगा, या फिर ये अंदरी भाग जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ यहां पर जो तरल है, तरल को हम किस नाम से जानते हैं, तरल को हम किस नाम से जानते हैं, साइटोसोल के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, साइटोसोल के नाम से जानते हैं। इसके अंदर केवल तरल है और कुछ भी नहीं है। साइटोसोल के अंदर केवल तरल है, जेली जैसा तरल है, उसके अलावा और कुछ भी यहां पर नहीं है। फिर है साइटोप्लाज्म, जो साइटोसोल और केंद्रक को छोड़कर सभी कोशिका अंगक शामिल कर लेता है। साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोसोल है, एक तो साइटोसोल है, और केंद्रक को छोड़कर सभी कोशिका अंग को शामिल कर लेता है। लिखने के अंदर थोड़ा अटपटा ये लग रहा है आपको कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक तो ये भाग है, दूसरा इसके अंदर साथ में जो अंगक रहेंगे वो यहां पर शामिल हो जाएंगे, लेकिन अभी न्यूक्लियस को हम शामिल नहीं कर रहे हैं। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म, कोशिका का संपूर्ण जीवित पदार्थ जिसमें केंद्रक भी शामिल है, इसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन के भीतर का सारा भाग क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। ये तीन बात यहां पर इस तरह लिखी है, साइटोसोल क्या चीज है, साइटोप्लाज्म क्या चीज है, और प्रोटोप्लाज्म क्या चीज है। ये तीन भाग यहां पर इस तरह से लिखी हुई है, और सही उत्तर यहां पर कौन सा रहेगा कि 1, 2 और 3, तीनों के तीनों क्या होंगे, ठीक होंगे, तीनों के तीनों क्या होंगे, सही होंगे। तो साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, तीनों के तीनों आपको ध्यान रखने चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कोशिका के विभिन्न अंगकों को दिए गए उपनाम में से कौन सा युग्म सही है। कि हम उपनाम के संबंध में यहां पर सही के बारे में बात कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का इंजन जो नहीं है, कोशिका का इंजन कौन है, राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका का इंजन है, या प्रोटीन फैक्ट्री भी वही है। लाइसोसोम कोशिका का पोस्ट ऑफिस ये नहीं है। लाइसोसोम क्या है, पाचन तंत्र है, या फिर सुसाइडल बैग है। पोस्ट ऑफिस का काम कौन करेगा, गोल्जी ऑपरेटर्स करेंगे। गोल्जी यंत्र ट्रैफिक पुलिस, ये बात बिल्कुल ठीक है। और कोशिका झिल्ली के आत्महत्या की थैली, कोशिका झिल्ली क्या, गेट कीपर। ये क्या है, गेट कीपर है। आत्महत्या की थैली कौन है, लाइसोसोम है। तो सी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका जीव विज्ञान के ऐतिहासिक खोजों के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें। कोशिका के संबंध में ऐतिहासिक जो घटनाएं हुई हैं उनके संबंध में इनका मिलान आपको करना है। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन और श्लेडिन और श्वान, इनका मिलान कहां कहां करेंगे। रॉबर्ट हुक वो व्यक्ति है जिसने कोशिका की खोज की, रॉबर्ट ब्राउन वो व्यक्ति है जिसने केंद्र की खोज की, और स्लेडन और श्वान वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया। तो एक के साथ सी, तो इन दोनों में से आपका उत्तर ठीक होगा। दो के साथ ए, दो के साथ एक, रॉबर्ट ब्राउन ए, दो के साथ एक, तो सही उत्तर कौन सा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, कोशिका के विभिन्न अंगों, कोशिकांगों और उनके उपनामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
कोशिका के विभिन्न अंगों, कोशिकांगों और उनके उपनाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लाइसोसोम कोशिका का पाचन तंत्र, गोल्जी अपरेटस कोशिका का राजमार्ग, राइबोसोम कोशिका का इंजन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऊर्जा मुद्रा। कौन कौन सी बातें इनमें से ठीक है? देखिए, लाइसोसोम को कोशिका का पाचन तंत्र कहेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। गोल्जी अपरेटस कोशिका राजमार्ग, हाईवे इसको नहीं कहेंगे, हाईवे किसको कहेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहेंगे। किसको कहेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। राइबोसोम कोशिका का इंजन कहेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। और ऊर्जा मुद्रा किसको कहेंगे? एटीपी को कहेंगे। किसको कहेंगे? एटीपी को कहेंगे। तो यहां पर दो कथन बिल्कुल ठीक है, कथन नंबर 1 और कथन नंबर 3। तो ए ऑप्शन आपका ठीक यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, केंद्रक न्यूक्लियस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल भी कहा जाता है, या फिर कोशिका का मस्तिष्क भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र की भांति है। जैसे हमारे पास तंत्रिका तंत्र है, पूरे शरीर को कंट्रोल कौन कर रहा है? दिमाग कर रहा है। उसी तरह से कोशिका को कंट्रोल कौन करेगा? वहां का न्यूक्लियस करेगा। ठीक बात है ये। इसमें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए के रूप में अनुवांशिक जानकारी होती है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ये दोनों को दोनों जानकारी ठीक है। ये मानव शरीर की सभी कोशिकाओं में पाया जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग है। अब सबसे बड़ा कोशिकांग तो है, ये बात ठीक है, लेकिन ये बात जो है ना कि मानव शरीर की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, ये बात थोड़ी अटपटी है। क्यों? क्योंकि आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता, रेड ब्लड सेल के अंदर नहीं पाया जाता। तो 1 और 2 जानकारी तो ठीक है, 1 और 2 जानकारी तो ठीक है, लेकिन तीसरी जानकारी के अंदर आधी जानकारी क्या है? गलत है। आधी जानकारी क्या है? गलत है। तो 1 और 2 ठीक है, तो कौन सा उत्तर यहां पर आपका ठीक हो जाएगा? बी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल ठीक यहां पर हो जाएगा। चलिए भाई, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर है। होली का त्योहार आ रहा है और उसके उपलक्ष्य आज से हमारी ऐप के ऊपर तैयारी कर लो। ऐप के ऊपर विशेष डिस्काउंट विद्यार्थियों को दिया जा रहा है। बहुत जल्दी विज्ञप्ति आने वाली है और उस विज्ञप्ति आ रही है और भर्ती भी नज़दीक आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, करें और बहुत बढ़िया तैयारी करें, तो आप तैयारी कर लो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे इन कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। होली महा ऑफर 1 मार्च से 5 मार्च तक चलेगा, जिसके अंदर सेकंड पेपर आपको 2000 रुपए के अंदर दिया जा रहा है और पहला पेपर और दूसरा पेपर मात्र 2500 रुपए के अंदर आपको दिए जा रहे हैं। निःशुल्क क्या मिलेगा कि रंगीन किताब पेपर नंबर 2 की आपको डाक के द्वारा घर भिजाई जाएगी। 312 पेज है और 300 से ज्यादा उसके अंदर तस्वीर है। रंगीन कलरफुल बुक है और इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज साथ में फ्री मिलेगी। रिकॉर्डेड कोर्स आपको साथ में फ्री मिलेगा। तमाम चीजें, एक कोर्स तो आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में एक कोर्स आपको रिकॉर्डेड भी साथ में मिलेगा, वो भी लेटेस्ट कोर्स मिलेगा। तो ताकि अगर कोई विद्यार्थी जल्दी कोर्स को पूरा करना चाहे तो वो भी अपने कोर्स को बहुत शीघ्रता से पूर्ण कर सकता है। चलिए भाई आगे बढ़े। यह अवधारणा की एक कोशिका वे सभी आवश्यक जीव प्रक्रियाएं कर सकती हैं जो संपूर्ण जीव करता है, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय क्षमता द्वारा समर्थित है? इसमें यह क्या कहा जा रहा है कि जो मानव एक काम कर सकता है ना, वे सारे के सारे काम कोशिका कर सकती है। तो कौन कौन से वो कार्य हैं कि जो कोशिका कर लेगी? श्वसन ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करना, प्रजनन संख्या में वृद्धि करना, उत्सर्जन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, समांगीकरण या फिर एसिमिलेशन पोषक तत्वों का अवशोषण करना। तो ये तमाम जो काम है, ये तमाम काम कोशिका कर सकती है। श्वसन किसके माध्यम से करेगी? माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से करेगी। प्रजनन सेल डिवीजन के माध्यम से होगा कि 1 से 2 बन जाना। उत्सर्जन अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको कोशिका से बाहर निकाल दिया जाएगा। समागीकरण जो भी पोषक तत्व इस तक पहुंचाए जाएंगे उनको ये उपयोग करेगी और अपना रिपेयर करना या फिर अपना सेल डिवीजन करना उसके अंदर उसको उपयोग करेगी। तो ये सारे के सारे काम कौन कर सकता है? कोशिका कर सकती है। तो 1, 2, 3 और 4 सभी के सभी क्या होंगे? सत्य होंगे। एटीपी एडोनसिन ट्राइफॉस्फेट को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में वर्णित करने का सबसे सटीक कारण क्या है? एडोनसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी बैंक, एनर्जी बैंक के रूप में वर्णित करने का सबसे सटीक कारण क्या है? यह कोशिका में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। यह एक ऐसी रासायनिक इकाई है जिसमें ऊर्जा संग्रहित होती है और जिससे कोशिकीय कार्यों के लिए आसानी से खर्च किया जा सकता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा बनाया गया एक प्रोटीन है जो ऊर्जा का परिवहन करता है। यह सीधे भोजन से प्राप्त होता है और बिना किसी रूपांतरण के उपयोग किया जाता है। एक बात तो यह ध्यान रखना कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडोनसिन ट्राइफॉस्फेट। एडोनसिन ट्राइफॉस्फेट।
और ये क्या काम करेगी? ये एक ऐसी रासायनिक इकाई है जिसमें ऊर्जा संग्रहित होती है और जिसे कोशिकीय कार्यों के लिए आसानी से खर्च किया जा सकता है। एटीपी को तोड़ा जाएगा, ऊर्जा के लिए क्या किया जाएगा? एटीपी को तोड़ा जाएगा। जब एटीपी टूटेगी तो फ्री एनर्जी हमें मिलेगी और उस ऊर्जा का उपयोग हम क्या करेंगे? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए करेंगे, मांसपेशी को संकुचित करने के लिए करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। उत्तक की परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। उत्तक समान संरचना और कार्य वाली कोशिकाओं का एक या एक से अधिक समूह से मिलकर बनते हैं। ठीक बात है कि समान संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं का एक या एक से अधिक समूह से मिलकर बनेंगे। रक्त एक उत्तक का उदाहरण है जो कई प्रकार की कोशिका समूह आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट से मिलकर बनता है। ठीक बात है ये भी। मांसपेशी उत्तक एक उत्तक का उदाहरण जो मुख्य रूप से एक ही प्रकार की कोशिका समूह से बनता है, जो एक ही प्रकार की कोशिका के समूह से बनता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि मांसपेशी के अंदर उत्तक पाया जाएगा और केवल एक ठीक है, एक या दो ठीक है, दो या तीन ठीक है, या फिर एक दो तीन सभी के सभी ठीक रहेंगे। तो डी ऑप्शन यहां पर क्या रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। सभी के सभी ऑप्शन यहां पर क्या रहेंगे? ठीक रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, उपकला उत्तक एपिथेलियल टिश्यू के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी कोशिकाओं के बीच बहुत कम या कोई अंतर कोशिकीय इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है। इसके बीच में सभी की सभी कोशिकाएं जो है ना, बड़ी एक दूसरे के साथ चिपक चिपक के लगी होती हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसके बीच में कोई भी अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है, फिर इंटरसेल्यूलर स्पेस यहां पर नहीं पाया जाता है। इसमें अपनी स्वयं रक्त आपूर्ति का अभाव होता है, ये एवेस्कुलर है। एपिथेलियल के पास कोई भी अ, रक्त वाहिकाएं नहीं आती हैं, ब्लड वेसल्स नहीं आती, इनके पास खुद के पास रक्त आपूर्ति नहीं है, ये एवेस्कुलर है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ये अपने भोजन के लिए किसके ऊपर निर्भर रहेंगे? ये पोषण के लिए अंतर्निहित संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू पर निर्भर करता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो एक, दो और तीन, तीनों की तीनों बातें यहां पर ठीक रहेंगी। उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है और इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? साइटोलॉजी लैटिन भाषा से, हिस्टोलॉजी यूनानी भाषा से, एनोटमी लैटिन भाषा से, या हिस्टोलॉजी लैटिन भाषा से। तो ये कौन सी भाषा का शब्द है? हिस्टोलॉजी शब्द जिसको क्या कहते हैं? उत्तक का अध्ययन कहते हैं। और ये कौन सी भाषा से है? यूनानी भाषा से ये शब्द आया है। क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर में पाए जाने वाले 4 प्रमुख प्रकार के उत्तक कौन से हैं? हम एनिमल टिश्यू या फिर ह्यूमन टिश्यू को क्लासिफाई कैसे करेंगे? 4 बड़े भाग कौन से हैं? एपिथेलियल संयोजी हड्डी और रक्त उत्तक, उपकला संयोजी पेशीय और तंत्रिका उत्तक, त्वचीय पेशीय कंकाल या फिर संचार उत्तक, एपिथेलियल वसा लसिका या फिर तंत्रिका उत्तक। कौन सा सही ऑप्शन रहेगा? उपकला, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। ये 4 भाग रहेंगे। बी ऑप्शन यहां पर क्या होगा? बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 28, आधुनिक उत्तक विज्ञान हिस्टोलॉजी का जनक किसे माना जाता है और उनका मुख्य योगदान क्या था? कार्ल मेयर, जेवियर बिचेट, रॉबर्ट हुक और थियोडोर श्वान। तो यहां पर जिस व्यक्ति को उत्तक विज्ञान हिस्टोलॉजी का जनक माना जाता है व्यक्ति कौन है? जेवियर बिचेट है। वो कौन है? जेवियर बिचेट है, जिन्होंने मानव शरीर के 21 विभिन्न प्रकार के उत्तकों की पहचान की और उनका वर्गीकरण किया गया। जेवियर बिचेट एक ऐसे व्यक्ति जिनको हिस्टोलॉजी के जनक माना जाता है, फिर उत्तक का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, एपिथेलियल शब्द में एपी उपसर्ग का क्या अर्थ है और यह उत्तक के स्थान और कार्य के बारे में क्या बताता है? एपिथेलियल शब्द के अंदर एपी का क्या अर्थ है? ये हम यहां पर पूछ रहे हैं कि एपी का क्या अर्थ है। एपी का अर्थ है अंदर, जो दर्शाता है कि यह उत्तक कोमल, यह केवल आंतरिक अंगों में पाया जाता है। एपी का अर्थ है ऊपर, जो दर्शाता है यह उत्तक अन्य संरचनाओं को ढकता या उनकी परत बनाता है। एपी का अर्थ है नीचे, जो दर्शाता है कि यह उत्तक हमेशा संयोजी उत्तक के नीचे स्थित होता है। एपी का अर्थ है कई, जो दर्शाता है कि यह कई प्रकार की कोशिकाओं से बना है। तो एपी का अर्थ क्या रहेगा? हमेशा ऊपर रहेगा। एपी का अर्थ क्या रहेगा? ऊपर रहेगा, जो दर्शाता है या तो ये कवर करेगा, या फिर ऊपर की संरचना को कवर करेगा, या फिर अंदर की संरचना को क्या करेगा? कवर करेगा। तो इसका अर्थ क्या है? ऊपर। क्वेश्चन नंबर 30, मूत्र मूत्राशय या फिर यूरिनरी ब्लैडर की दीवारों को फैलाने और सिकुड़ने की क्षमता की आवश्यकता होती है। इस अंग की आंतरिक परत में किस प्रकार का एपिथेलियल टिश्यू या फिर उपकला उत्तक पाए जाने की सबसे अधिक संभावना है, जो इस कार्य को संभव बनाता है? तो यहां पर एपिथेलियल के जो आगे वर्गीकरण कर रखे हैं ना, वहां से ये क्वेश्चन आया। एपिथेलियल को वर्गीकरण कैसे करेंगे? आकृति के हिसाब से करेंगे कि जो विभिन्न कोशिकाएं हैं उनकी शेप क्या है, उनकी परतें क्या है, उसके हिसाब से उसको वर्गीकरण किया जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस उपकला या फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल है, या फिर सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियल है, या फिर ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, या फिर सिंपल क्यूबोइडल उपकला या फिर सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल है। तो हम यहाँ पर बात करें यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर
जब प्रेशर पड़ेगा या फिर उसके अंदर मूत्र की मात्रा ज्यादा है तो वहां पर फैलाव की आवश्यकता होगी, वहां पर वॉल्यूम को बढ़ाना होगा। वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा? यहाँ पर हमारे पास कौन सी कोशिका रहेगी या फिर उसकी ऊपर की आंतरिक परत कैसे बनेगी? आंतरिक परत कैसे बनेगी? ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बनेगी। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या काम करेगा? ये ट्रांजिशन कर पाएगा, ये अपने को बदलाव कर पाएगा। जब वहां पर प्रेशर ज्यादा है, जब वहां पर तरल की मात्रा ज्यादा है तो ये अपने आप को सिकुड़ लेगा, तो वहां पर स्पेस बढ़ जाएगा। और जब वहां पर मात्रा नहीं है तो ये अपने आप को रिलैक्स कर लेगा, तो ये अपनी आकृति जो है वो बदल सकता है। ऐसा कुछ मानिए कि एक स्पंज की तरह है जो अपनी आकृति को क्या कर सकता है? एडजस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? सी ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। ट्रांजिशनल एपिथेलियम यहाँ पर पाया जाएगा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम यहाँ पर पाया जाएगा। उपकला उत्तक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आया फिर कौन से कथन ठीक है? यह शरीर की बाहरी परत और आंतरिक अंगों की परत दोनों की जगह पाया जाएगा, ये बिल्कुल ठीक बात है। अगली बात यहाँ पर, यह पोषक तत्वों और ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए सीधे रक्त वाहिकाओं से जुड़ा होता है, ये एवास्कुलर है। अभी हमने बात की, ये बात ठीक नहीं है। इस वर्गीकरण मुख्य रूप से इसके कार्य के आधार पर किया जाता है, न कि आकृति के आधार पर। यह बात भी गलत है कि इसको वर्गीकरण किया जाएगा ये इसकी आकृति के हिसाब से, कि कैसे यहाँ पर क्या यहाँ पर चपटी कोशिकाएं पाई जा रही है, क्यूबोइडल पाई जा रही है, फिर कोल्यूमिनर पाई जा रही हैं। और फिर हम इनकी परतों के बारे में बात करेंगे, इनके अंदर परतें कितनी है। तो परतों के हिसाब से और इनकी आकृति के हिसाब से वर्गीकरण किया जाता है। यह ग्रंथियां या फिर ग्लैंड्स का निर्माण कर सकता है जो स्त्राव का कार्य करती हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो दो ऑप्शन हमारे पास ठीक है, 1 और 4 हमारे पास ठीक है। तो सही कथन यहाँ पर पूछा जा रहा है, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। देखिए भाई, मैं बहुत ज़्यादा समय आपको हल करने के लिए नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्यों? हमारे पास 50 क्वेश्चन हैं, तो हल करने का समय अगर मैं टाइम पास करने लग जाऊँ कि बताइए भाई क्या होगा इसका, मैं थोड़ा रुकता हूँ, मैं थोड़ा वेट करता हूँ, तो उसमें क्लास जो 3 घंटे की चली जाएगी। तो हम मुझे समझाना है, इसलिए मैं थोड़ा-सा समय कम आपको दे रहा हूँ। तो आप अगर चाहते हो कि आप इन क्वेश्चन को हल करें, थोड़ा रोक लीजिए, क्वेश्चन जब सामने आए तो आप एक बार रोक कर हल कर लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, उपकला उत्तक एपिथेलियल टिश्यू के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कथनों का विचार करें। इसका मुख्य कार्य, एपिथेलियल के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मुख्य कार्य अंगों को जोड़ना और सहारा देना है। यह पोषक तत्वों के लिए सीधे नीचे स्थित संयोजी उत्तक पर निर्भर करता है। इसकी कोशिकाओं के बीच पर्याप्त अंतर कोशिकीय स्थान होता है। यह शरीर की बाहरी और आंतरिक स्तरों पर सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। अभी हम 2-3 क्वेश्चन जो पढ़ के आ रहे हैं वैसा ही क्वेश्चन ये है। तो मुख्य कार्य अंगों को जोड़ना और सहारा देना है, ठीक बात है। यहाँ पर संयोजी ऊतक पर निर्भर करता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। कोशिकाओं के बीच पर्याप्त अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है, ये बात गलत हो जाएगी। यह शरीर की बाहरी और आंतरिक परत एक सुरक्षात्मक प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण करता है, तो ये ऑप्शन ठीक है। तो 1, 2 और 4 ठीक है, 1, 2 और 4 ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स अवधारणा के संबंध में सबसे सटीक विवरण क्या है? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मैट्रिक्स पाया जाएगा, फाइबर पाया जाएगा और सेल पाए जाएंगे। इन तीनों को मिलाकर क्या बनेगा? कनेक्टिव टिश्यू बनेगा। तो ये मैट्रिक्स क्या बला है? ये मैट्रिक्स क्या चीज है? मैट्रिक्स हमेशा एक कठोर ठोस पदार्थ होता है जो सहारा प्रदान करता है। मैट्रिक्स कोशिकाओं को आपस में जोड़ने वाली धागे नुमा संरचना फाइबर है। यह एक निर्जीव अंतर कोशिकीय पदार्थ है जिसमें कोशिकाएं और फाइबर निलंबित रहते हैं और इसकी प्रकृति तरल जेली जैसा या कठोर उत्तक के कार्य के अनुसार विभिन्न होता है। सभी संयोजी उत्तक में एक समान मैट्रिक्स होता है जो मुख्य रूप से जल से बना है। तो यह एक निर्जीव अंतर कोशिकीय पदार्थ है जिसमें कोशिकाएं और फाइबर निलंबित रहते हैं, यानी कि उसमें पाए जाएंगे। ये केवल क्या करेगा, एक ऐसा मान लीजिए कि एक जैसे रक्त के अंदर मैट्रिक्स प्लाज्मा है और प्लाज्मा के अंदर क्या रहेंगे? आपकी कोशिकाएं रहेंगी। तो ये केवल एक जली जैसा भाग, जली जैसा तरल बनेगा, इसके अंदर कोशिकाएं और फाइबर इसके अंदर रहेंगे। तो ये सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, उपकला उत्तक एपिथेलियल में एक विशिष्ट आकृति क्यों होती है और रक्त वाहिकाओं से रहित एवेस्कुलर क्यों होती है? क्योंकि इसकी कोशिकाएं शिथिल रूप से व्यवस्थित होती हैं। स्थिर रूप से व्यवस्थित नहीं होंगी कि वो रिलैक्स नहीं होंगी, वो बिल्कुल एकदम बंद कर रहेंगी। तो ये ऑप्शन अपने आप गलत हो गया। क्योंकि इसमें कठोर मैट्रिक्स होता है जो आकार देता है और रक्त वाहिकाओं को प्रवेश करने से रोकता है। क्योंकि इसकी कोशिकाएं, अब ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसकी कोशिकाएं बहुत कसकर जुड़ी होती हैं, कि कोशिकाएं आपस में बड़े कंजेस्टेड होती हैं, कि एक से भिड़कर दूसरी रहती है, जुड़ी होती है और उनके बीच लगभग कोई अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता और उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं पाया जाता जो एक निश्चित संरचना बनाता है और रक्त वाहिकाओं को प्रवेश को बाधित करता है। क्योंकि इसका कार्य क्या है? प्रोटेक्शन करना काम है उपकला का। एपिथेलियल का काम क्या है? प्रोटेक्शन करना। तो प्रोटेक्शन कब कर पाएंगे? जब आप अलग अलग खड़े होंगे तब कर पाएंगे, या फिर
क्लोजली खड़े होंगे तब कर पाएंगे। तो यहाँ पर सारी की सारी जो कोशिकाएं हैं वो आपस में भिड़ी होकर रहती हैं। जब बहुत कंजेस्टेड होकर रुकी है ना, तो यहाँ पर रक्त वाहिका को निकलने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए एवेस्कुलर है। और ये एक विभिन्न प्रकार की या फिर एक खास प्रकार की आकृति क्यों बना पा रहे हैं, इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि सब नजदीक नजदीक है यहाँ पर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका एकमात्र कार्य शरीर के विभिन्न भागों को भौतिक रूप से एक साथ बांधना है। इसकी संरचना के 3 प्रमुख घटक होते हैं, कोशिका, मैट्रिक्स और फाइबर। रक्त और अस्थि दोनों विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोशिकाएं, सेल पाया जाएगा, मैट्रिक्स पाया जाएगा और फाइबर पाया जाएगा। लेकिन ए ऑप्शन में गड़बड़ कर दी कि इसका एकमात्र कार्य शरीर के विभिन्न भागों को एक साथ बांधना, जोड़ना है। लेकिन भौतिक रूप से क्यों जोड़ेंगे, भौतिक फिजिकली नहीं जोड़ेंगे हर चीज को, क्योंकि ब्लड भी तो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ब्लड कोई भौतिक रूप से किसी को नहीं जोड़ रहा। वो जोड़ने का काम कैसे कर रहा है, पोषक तत्वों के माध्यम से, कि एक जगह से दूसरी जगह पर उसने कोई चीज को ले जाके दे दिया तो जोड़ रहा है। जोड़ने का काम मतलब हमेशा बांधना थोड़ी है। जोड़ने का मतलब हम जब भाषा के अंदर प्रयोग करते हैं कि समाज को बांध कर रखना, बांध कर रखने का मतलब फिजिकली थोड़ी बांध रहे हैं, सबको आपस में संगठित करना काम है, कि भाषा से संगठित किया जा सकता है, कला से संगठित किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से जो आप यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू को देख रहे हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू भी क्या काम करेगा, विभिन्न कनेक्टिव टिश्यू है हमारे पास, विभिन्न संयोजी ऊतक हैं, वो बांध कर रखने का काम, वो जोड़कर रखने का काम हमेशा फिजिकली नहीं करेंगे। फिजिकली कौन करेगा, लिगामेंट करेगा, टेंडन करेगा, लेकिन रक्त नहीं कर रहा वो काम, लसीकाप तंत्र नहीं कर रहा। ये भाग भी कनेक्टिव टिश्यू का भाग है, लेकिन ये फिजिकली नहीं बांध रहे हैं, ये सिर्फ किसी चीज का आदान प्रदान कर रहे हैं और उसके सारे ये क्या कर रहे हैं, आपस में जुड़ाव रख पाते हैं। तो यहाँ पर 2 और 3 क्या रहेंगे, ठीक रहेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, उपकला ऊतक का वर्गीकरण मुख्य रूप से किन 2 मानदंडों पर किया जाता है, किन 2 मानदंडों पर आधारित है। एपिथेलियल, उत्तक के स्थान और उसके रंग पर, उत्तक द्वारा स्रावित पदार्थ और उसकी मोटाई पर, रक्त वाहिकाओं की उपस्थिति और तंत्रिका आपूर्ति पर, कोशिका के आकार उनकी परतों पर, परतों की संख्या पर रहेगा। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। आकृतियां स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कोल्यूमिनर। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि ये सिंपल है। सिंपल का मतलब क्या है कि इनकी एक लेयर है, और स्ट्रेटिफाइड का मतलब है कि इनकी कई परत हैं। इनकी कई परत हैं, कई परत होगी तो उनको क्या कह देंगे, स्ट्रेटिफाइड कह देंगे। तो एक तो उनकी परत कितनी है उसके आधार पर वर्गीकरण है, और एक इनकी आकृति कैसी, इसके आधार पर क्या है, वर्गीकरण है। क्वेश्चन नंबर 37, वसीय ऊतक एडिपोज टिश्यू के संबंध में, के कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह लिपिड के रूप में ऊर्जा का भंडारण करता है। लिपिड का मतलब फैट या फिर वसा, यह वसा के रूप में ऊर्जा का भंडारण करता है। यह अंगों के लिए एक कुशन के रूप में कार्य करके चोट से सुरक्षा प्रदान करता है। कुशन के एक गद्दे के भांति यह कार्य करता है और आपको चोट से क्या रखता है, सुरक्षित रखता है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह मुख्य रूप से मांसपेशियों के भीतर पाया जाता है, त्वचा के नीचे नहीं। 4 नंबर बात गलत है, बाकी सभी की सभी बातें ठीक है। यह शरीर के तापमान, थर्मल रेगुलेटर के रूप में भी क्या करेगा, कार्य करेगा। पहले 3 ऑप्शन क्या रहेंगे, ठीक रहेंगे। 1, 2 और 3 क्या है, बिल्कुल ठीक है। 4 नंबर भाग क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 38, संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू के वर्गीकरण के अनुसार एरियोलर, एडिपोज, रेटिकुलर ऊतक किस विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का कौन सा भाग है, लूज कनेक्टिव टिश्यू की, जो बड़े दूर दूर इनकी कोशिकाएं थोड़ी दूर दूर रहेंगी, बहुत कसकर आपस में बंधकर नहीं रहेंगी, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू ये रहेंगे। जब कोई व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकता से अधिक कैलोरी का सेवन करता है तो अतिरिक्त ऊर्जा को वसीय ऊतक एडिपोज टिश्यू में कैसे संग्रहित किया जाता है। अतिरिक्त कैलोरी सीधे रक्त प्रवाह से त्वचा के नीचे एडिपोसाइट में चली जाएगी। एडिपोसाइट क्या है, एडिपोज टिश्यू की कोशिकाएं हैं, इसकी कोशिकाएं हैं। मांसपेशियां अतिरिक्त ऊर्जा को वसा में परिवर्तित करती हैं और इसे एडिपोज टिश्यू में भेजती हैं। यकृत, लीवर अतिरिक्त ऊर्जा को वसा में परिवर्तन करता है, जिसके बाद भंडारण के लिए एडिपोज टिश्यू में भेजा जाता है। एडिपोज टिश्यू स्वयं रक्त से अतिरिक्त ग्लूकोज को सीधे वसा में परिवर्तन कर लेता है और संग्रहित करता है। तो कैसे यहाँ पर ये कार्य किया जाएगा, ये सारा काम लीवर के सहायता से होगा। लीवर क्या करेगा, अतिरिक्त जो हम कैलोरी का उपभोग करेंगे उसको कन्वर्ट किया जाएगा और कन्वर्ट करके एडिपोज टिश्यू के पास भेजा जाएगा और वहां पर वो एडिपोसाइट कोशिका के अंदर स्टोर होंगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, रेटिकुलर संयोजी ऊतक को सॉफ्ट स्केलेटल या फिर स्ट्रोमा क्यों कहा जाता है और यह शरीर को
किन भागों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? यह हड्डियों की तरह कठोर होता है और पूरे शरीर को संरचनात्मक सहारा देता है। यह प्रतिरक्षा प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के दौरान अतिरिक्त कोशिका जैसे डब्ल्यूबीसी के भार का समर्थन करने के लिए लिम्फ नोड जैसे अंगों में एक सहायक जाली बनाता है। यह त्वचा के नीचे पाया जाता है और वसा कोशिका को संग्रहित करके शरीर को आकार देता है। यह मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है और गति के दौरान तनाव को सहन करने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है। क्या सही बात है? यह प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के दौरान अतिरिक्त कोशिका जैसे डब्ल्यूबीसी के भार को सहने के लिए लिम्फ नोड जैसे अंगों में एक सहायक जाली बनाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सॉफ्ट स्केलेटल कहा जाता है या फिर स्ट्रोमा की संज्ञा इसको दी जाती है। स्ट्रोमा का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, जब कोई व्यक्ति वजन कम करने का प्रयास करता है तो केवल पेट की चर्बी कम होने के बजाय उसका पूरा शरीर आनुपातिक रूप से दुबला पतला क्यों दिखाई देने लगता है? क्योंकि वजन घटने से पहले मांसपेशियों का क्षय होता है जो पूरे शरीर में होती हैं। क्योंकि एडिपोज ऊतक जहां पर जो वसा संग्रहित करता है केवल पेट पर ही नहीं बल्कि त्वचा के नीचे मांसपेशियों के बीच और विभिन्न अंगों के आसपास पूरे शरीर में वितरित होता है। क्योंकि शरीर पहले आंतरिक अंगों के आसपास की चर्बी उपयोग करता है जिससे समग्र आकार में कमी आती है। क्योंकि वजन घटने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है जिससे पूरा शरीर सिकुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दुबला होने का प्रयास करता है, वेट लूज करने का प्रयास करता है, तो वो ओवरऑल भार जो है वो दुबला पतला नजर आने लगता है। क्यों? क्योंकि एडिपोज टिश्यू जो है ना पूरे शरीर के अंदर पाए जाएंगे, त्वचा के नीचे पाए जाएंगे या फिर मांसपेशियों के भीतर भी पाए जाएंगे। तो शरीर जब फैट को लूज करेगा तो वो ओवरऑल फैट को लूज करेगा, केवल पेट की फैट को लूज नहीं करेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक रहेगा क्योंकि एडिपोज ऊतक के अंदर फैट जमा है और वो फैट जो है वो पूरे शरीर के अंदर वितरित है। तो पूरे शरीर से वो फैट जो निकलेगी केवल पेट से नहीं निकलेगी या फिर केवल टमी जो एरिया वहां पर नहीं निकलेगी। डेंस रेगुलर घने नियोजित संयोजी ऊतक की संरचना उनकी कार्य क्षमता से कैसे संबंधित है? जैसा कि टेंडन और लिगामेंट में देखा जाता है। टेंडन और लिगामेंट दोनों के दोनों क्या है? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो इनकी जो संरचना है और इनकी जो कार्य क्षमता वो कैसे दूसरों से अलग है? इसमें फाइबर बेतरतीब ढंग से व्यवस्थित होते हैं कि आड़े तिरछे जैसे मर्जी हो सकते हैं, जो कई दिशाओं से आने वाले बल का सामना करने में मदद करते हैं। इसमें फाइबर एक दूसरे के समानांतर पैरेलल होते हैं जो एक ही दिशा में लगने वाली अत्यधिक खिंचाव बल का सामना करने के लिए अधिकतम मजबूती प्रदान करते हैं। यह बहुत लचीले होते हैं जिससे हड्डियां और मांसपेशियां बिना टूटे किसी भी दिशा में मुड़ सकती हैं। इसका कोशिका बहुत दूर दूर होती है जो इसे झटकों को अवशोषित करने के लिए एक कुशन जैसा प्रभाव देती है। सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? इनको रेगुलर क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके जो फाइबर लगे होंगे ना वो एक दिशा के अंदर इस तरह समानांतर पैरेलल लगे होंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे मिलकर क्या करेंगे? भार को अवशोषित करेंगे। टेंडन और लिगामेंट को बहुत मजबूत काम करने हैं, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा प्रहार सेना है, इसलिए ये रेगुलर टिश्यू है, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ताकि इनके ऊपर जो भार पड़े इनके फाइबर्स को पैरेलल रखा कि वो सब मिलकर क्या कर लें? भार को सहन कर लें। तो बी ऑप्शन यहां पर क्या रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। स्प्रेन टेंडन या मांसपेशी की चोट है। स्प्रेन टेंडन या मांसपेशी की चोट है, स्ट्रेन लिगामेंट की चोट है। दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे? चेंज होंगे। दोनों के दोनों कथन क्या है? गलत है भाई। टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, टेंडन जो है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और लिगामेंट एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो 3 और 4 तो सही हो गए और 1 और 2 क्या हो गए? गलत हो गए। बी ऑप्शन यहां पर क्या रहेगा? ठीक रहेगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। सही विकल्प का चुनाव करें। टेंडन और लिगामेंट में चोट लगने पर ठीक होने में बहुत समय लग जाता है। टेंडन और लिगामेंट की जो चोट है उनको ठीक होने में अच्छा खासा समय लग जाता है। कारण क्या है? वे डेंस रेगुलर संयोजी ऊतक से बने होते हैं जिसमें रक्त वाहिकाएं बहुत कम होती हैं, जिससे पोषक तत्वों और ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित हो जाती है। क्योंकि ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है और यहाँ पर रक्त आपूर्ति बहुत कम है। रक्त आपूर्ति कम है यहाँ पर, तो यहाँ पर रक्त बहुत कम पहुंचेगा। रक्त बहुत कम पहुंचेगा तो प्रोटीन कम जाएगा, कोलेस्ट्रॉल कम जाएगा, फैट कम जाएगा, मिनरल्स कम जाएंगे, विटामिन कम जाएंगे, तो ये अपने आप को हील नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं? रिहैब लेते हैं। इसलिए हम पुनर्वास की विभिन्न मोडेलिटीज का उपयोग करते हैं कि यहाँ का तापमान बढ़ाया जाए, यहाँ पे रक्त को भेजा जाए, जिससे रिकवरी क्या हो जाए? प्रमोट हो जाए। तो दोनों की दोनों बात ठीक है और सही व्याख्या भी ये कर रहा है। ठीक व्याख्या भी यहाँ पर की जा रही है। रक्त को एक तरल संयोजी ऊतक माना जाता है। इसके घटकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है? रक्त का लगभग 90% हिस्सा प्लाज्मा का होता है, ये बात गलत है। रक्त का तरल मैट्रिक्स जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, रक्त की मात्रा का लगभग 55% होता है और इसमें मुख्य रूप से जल होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है।
ये बात बिल्कुल ठीक है। हालांकि हम और पढ़ लेते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसको ल्यूकोसाइट, रक्त में प्रचुर मात्रा में, सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं और ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये श्वेत रक्त ना होकर ये कौन सी हो जाएगी? आरबीसी हो जाएगी, जिसको इरिथ्रोसाइट्स कहा जाएगा। बाकी सारा स्टेटमेंट क्या रहेगा? ठीक रहेगा। प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट पूर्ण कोशिकाएं हैं जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये कौन करेगा? श्वेत रक्त कोशिका या फिर ल्यूकोसाइट करेंगे। प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट का काम क्या होगा? इनका काम ये होगा कि आप रक्त के थक्के का निर्माण करें। जब रक्त फैल रहा है या फिर बाहर जा रहा है शरीर से, कोई चोट लगी है, तो वहां पर थक्के का निर्माण करने का काम किसका होगा? प्लेटलेट्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46, लिम्फ को शरीर की सीवरेज प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया है। यह सादृश्य लसिका के किस महत्वपूर्ण कार्य को उजागर करता है? लिम्फेटिक सिस्टम, जैसे हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है उसी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम भी है। जैसे हमारे पास रक्त है उसी तरह से लिम्फ भी है। इसको सीवरेज सिस्टम क्यों कहा जाता है? इसको सीवरेज सिस्टम क्यों कहा जाता है? यह रक्त के समान ही ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को सीधे कोशिका तक पहुंचाता है। दूसरा, यह ऊतक में अतिरिक्त तरल पदार्थ अंतरालीय द्रव्य को इकट्ठा करता है और सूजन एडिमा को रोकने के लिए इसे रक्त प्रवाह में वापस लाता है। यह शरीर के लिए कठोर संरचनात्मक ढांचा बनाने के लिए रेशे उत्पन्न करता है। यह मुख्य रूप से वसा का भंडारण करता है जो एडिपोज ऊतक के समान है। सही उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। जैसे रक्त जाता है ना, रक्त के पीछे पीछे ये घूम रहा होता है। लसीका तंत्र पूरे ऊतक को धोता है और वहां पर अगर मान लो कोई रक्त बच गया पीछे, उसको इकट्ठा करके ले आएगा। इसलिए इसको सीवरेज सिस्टम कहा जाता है कि अगर कोई तरल बचा हुआ रह जाता है, अगर कोई रक्त बचा हुआ रह जाता है किसी कोशिका के अंदर या किसी ऊतक के अंदर, तो उसको ये वापस अपने साथ ले लेता है, कि उसको ड्रेनेज का काम करता है, सीवरेज का काम करता है। वहां पर तरल को छोड़ता नहीं है। तरल अगर वहां पर रुक गया तो क्या होगा? वो एडिमा के अंदर तब्दील हो जाएगा, वहां पर इंफेक्शन हो सकता है। तो ये क्या करेगा? सीवरेज का काम करेगा। वहां पर अगर कोई तरल रुक गया है परिसंचरण के संबंध में या परिसंचरण के समय, तो उसको ये वापस ले आएगा मुख्य धारा के अंदर और बाद में ये उसको रक्त के अंदर मिला देता है। क्वेश्चन नंबर 47, मानव शरीर की रासायनिक बनावट और सांस द्वारा ली जाने वाली हवा की संरचना के बारे में सही कथन कौन सा है? दोनों में ऑक्सीजन सबसे अधिक होता है। शरीर में नाइट्रोजन और हवा में ऑक्सीजन सबसे अधिक होता है। शरीर में ऑक्सीजन सबसे अधिक तत्व है जबकि हवा में नाइट्रोजन सबसे अधिक गैस है। शरीर में कार्बन और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा? ठीक रहेगा। शरीर के अंदर ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है वो 65% के आसपास रहेगा, जबकि नाइट्रोजन का प्रतिशत हवा के अंदर 78% के आसपास रहेगा और हवा के अंदर ऑक्सीजन कितने प्रतिशत रहेगा? 21% रहेगा। हालांकि शरीर के अंदर इसका प्रतिशत कितना है? 65% के आसपास होगा। तो दोनों तीनों फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से वैज्ञानिक और उनके संबंधित क्षेत्र के जनक को सही मिलान करें। हालांकि हम ये पढ़कर आए हैं, एंड्रियास वेसियास जो है इसको एनाटॉमी के जनक माना जाता है। आधुनिक फिजियोलॉजी के जनक जो है, आधुनिक फिजियोलॉजी के विलियम हार्वे जनक है। क्लाउडे बर्नार्ड व्यायाम फिजियोलॉजी के जनक है और अगस्त क्रोग जो है वो व्यायाम फिजियोलॉजी के जनक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर ठीक रहा। क्लाउडे बर्नार्ड को हम महानतम फिजियोलॉजिस्ट के रूप में जानते हैं। तो हमारे पास डी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह व्यायाम के कारण शरीर की संरचना, स्ट्रक्चर और कार्य फंक्शन दोनों में प्रभावों का अध्ययन करता है। बिल्कुल ठीक बात है। यह केवल दीर्घकालीन, ये केवल केवल लगाकर गड़बड़ कर दी, दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों ही समय के अंदर यह प्रभावों का अध्ययन करता है। इसे प्रारंभ में वर्क फिजियोलॉजी कहा जाता था। दो ऑप्शन आपके पास ठीक है। तो एक और दो, एक दो ओ, कौन कौन से? इसे प्रारंभ में वर्क फिजियोलॉजी कहा जाता था। यह व्यायाम के कारण शरीर की संरचना और कार्य दोनों पर प्रभाव का अध्ययन करता है। कथनों पर विचार करें, सही उत्तर को चुनाव हमें करना है। तो एक और तीन, बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, घुटने के दर्द के कारण कूल्हे और टखने की कमजोरी होना किस सिद्धांत को दर्शाता है? केवल चोटिल भाग का उपचार पर्याप्त है। शरीर एक जुड़ी हुई प्रणाली काइनेटिक चेन है। घुटने की चोट हमेशा बाहरी कारणों से होती है। केवल दर्द वाले स्थान को ध्यान देना चाहिए। किस सिद्धांत को दर्शाता है? कि शरीर एक काइनेटिक चेन है, कि एक भाग जो है ना, एक भाग, जैसे मान लीजिए कि मैं बैठूं, अगर मैं बैठूं तो बैठने में मेरा घुटना काम करेगा, मेरा एंकल काम करेगा, हिप जॉइंट काम करेगा। तो एक मूवमेंट पे तीन जोड़ काम कर रहे हैं और तीन जोड़ के अंदर हिप मूवमेंट कैसे काम कर रहा है, उसकी वजह से नी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, नी की वजह से एंकल के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो शरीर के विभिन्न जोड़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जरूरी नहीं है कि मेरे हिप जॉइंट अगर कमजोर है, हो सकता है कि हिप जॉइंट अगर कमजोर है उसकी वजह से नी के अंदर दिक्कत आ जाए। तो
अमूमन ऐसा देखा जाता है कि एक जोड़ के कमजोर होने की वजह से नजदीक वाले जोड़ को इंजरी हो जाती है। ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि शरीर क्या है, एक जुड़ी हुई प्रणाली या फिर एक काइनेटिक चेन है कि जो एक जोड़ पर मूवमेंट होगी तो वो दूसरे को क्या करेगी, प्रभाव डालेगी। क्वेश्चन नंबर 51, अंतिम क्वेश्चन आज का 51 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एनाटॉमी मानव शरीर की संरचना और उस पर उसके अंगों के आकार, वजन और स्थिति का अध्ययन है। बिल्कुल ठीक बात है ये। फिजियोलॉजी शरीर के अंगों के कार्य का अध्ययन है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। साइटोलॉजी साइटोलॉजी कोशिका की संरचना और कार्य का अध्ययन है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो 1, 2 और 3 सभी के सभी क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। चलिए भाई, लगभग पूरा पूरा 1 घंटे की हमारी ये क्लास हो गई है और 1 घंटे के अंदर मैंने एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी क्या है, इनको डिटेल से बताया है। साथ ही कोशिका को हमने डिटेल से अध्ययन किया और साथ में ऊतक को भी हमने डिटेल से अध्ययन किया। अमूमन आप देखेंगे कि एपिथेलियल को, कनेक्टिव को या फिर टिश्यू को बड़ा डिटेल से पढ़ाया नहीं जाता या फिर बिल्कुल एक आधे पेज के अंदर खत्म कर दिया जाता है। लेकिन क्योंकि शरीर में महत्वपूर्ण संरचनाएं जो है एपिथेलियल से बनी हुई है या कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, तो उसका अध्ययन आपको डिटेल से करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी क्लास थी और कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं कि आपको ये क्लास जो है वो कैसी लगी है। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अध्ययन जो है वो करते रहिए। और महत्वपूर्ण बात ये कि तैयारी कर लो ऐप के ऊपर। आज से होली का डिस्काउंट शुरू हो गया है या फिर महाबचत ऑफर शुरू हो गया है, 5 दिन ये ऑफर रहेगा। तो आप 13 सितंबर को जो एग्जाम होने जा रहा है उसकी तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ढेर सारा कंटेंट आपको निशुल्क यहाँ पर दिया जाएगा, पुस्तक आपको निशुल्क दी जा रही है, टेस्ट सीरीज आपको निशुल्क दी जा रही है। तो आपका इंतजार ऐप की लाइव क्लासेस के अंदर किया जा रहा है। सभी साथियों का जुड़ने के लिए धन्यवाद।